हाँ, तो हम लोग चल रहे थे किस पर, टॉपिक 4 था पाई बंद के साथ संयुग्मन। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें बैक बॉन्डिंग, पश्य बंधन। क्या बोलते हैं इसको? पश्य बंधन। तो नेक्स्ट हमने लिखा 5th नंबर बैक बॉन्डिंग या फिर पश्य बंधन। अब देखिए ये क्या होता है, तो पश्य बंधन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई अणु है, उस अणु में 2 परमाणु है, एक अणु ए किससे जुड़ा हुआ यहां पर परमाणु बी। अब इसमें देखो मान लीजिए ए के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और बी के पास एक खाली कक्षक हो, तो क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा? तो डेफिनेटली यहां पर ए के पास लोन पेयर है, बी के पास एक खाली कक्षक है। तो यहां पर एक चीज समझो, चलो इसको शुरू करने से पहले हम एक और चीज देखते हैं, जरा देखना। मान लीजिए एक स्पीशीज है ए डॉट और एक है ए के पास एक परमाणु है जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु है जिसके पास खाली कक्षक है और एक परमाणु है जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो कोई परमाणु 3 इस प्रकार से विद्यमान हो सकता है। कैसे कैसे? या तो उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, या एक उसके पास खाली कक्षक हो, या उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। और इसी प्रकार से एक दूसरा परमाणु बी, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, या फिर बी के पास खाली कक्षक हो, या फिर बी के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो। ऐसे 3 कंडीशन हो सकती है। अब सोचिए इसमें ये वाला ए ऐसा परमाणु जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये युग्मन चाहेगा, तो ये युग्मन चाहेगा, तो ये ए डॉट जो है इनमें से किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? सोच के बताइए। अगर ए डॉट है तो ये बी डॉट के साथ बॉन्ड बना सकेगा, ये याद रखना। तो क्या होगा यहां पर? ये बनेगा ए डॉट प्लस बी डॉट, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बनेगा ए सिंगल बॉन्ड बी। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहां पर देखो ए है, ए के पास एक खाली कक्षक है, तो बताइए जो ये वाला ए परमाणु है ये इसमें से किसके साथ बंध बना सकता है? इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो बंध में कम से कम बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर किसके पास है? बी के पास है। तो ये वाला तो इससे बॉन्ड बना लेगा, ये वाला अगर है तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा? बी के साथ। कैसे बनाएगा? बी के पास एक लोन पेयर है, बताइए कैसे बनेगा? ए के पास एक खाली कक्षक है जबकि बी के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, बताइए कैसे बॉन्ड बनेगा? तो इसमें हम कहेंगे कि ये बी अपना एक इलेक्ट्रॉन ए को देगा, तो क्या बनेगा बताइए? ये हमने लिखा ए और बी, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ए को दिया, तो बी पे चार्ज माइनस, और ए को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, तो बी पर क्या हुआ? डॉट। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, इस पर आएगा माइनस और बी पे चार्ज आएगा प्लस। तो अगर किसी परमाणु के पास खाली कक्षक है तो दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर ए है, ए के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो बताइए बी के पास क्या होना चाहिए? तो बी के पास एक खाली कक्षक होना चाहिए। अब इसमें कौन इलेक्ट्रॉन देगा? ए इलेक्ट्रॉन देगा बी को। कितने देगा? एक देगा, एक अपने पास रखेगा और एक बी को दे देगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा? ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब बताइए इस बॉन्डिंग में किसको लॉस और किसको गेन, किसको फायदा किसको नुकसान? तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए के थे, अभी एक इलेक्ट्रॉन तो ए के पास है, बट एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? बी के पास चला गया, तो ए को नुकसान का मतलब प्लस और बी को फायदा माइनस। तो इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए। तो ए के पास लोन पेयर है तो बी के पास क्या है? खाली कक्षक। तो बताइए यहां पर तो इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, तो पहला बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहां पर ए और बी के बीच में पहले से बॉन्डिंग कौन सी है? सिंगल बॉन्डिंग है।
तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये जो लोन पेयर होगा ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, से क्या बनेगा, ए डबल बॉन्ड बी, ये बना। अब बताइए किसको फायदा और किसको नुकसान, तो डेफिनेटली यहां पर ए ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ए को नुकसान और बी को फायदा। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है, कहने का मतलब दो परमाणु जो आपस में जुड़े हो, एक के पास खाली कक्षक हो और दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, पश्य बंधन। तो ऐसा किस किस में होता है, तो ये देखो जैसे यहां पर इसका फर्स्ट केस हमने लिया F सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, सेकेंड केस हम ले सकते हैं NeO CH2 प्लस, ये लिया। एक केस ये भी हो सकता है, देखो MENH एंड CH2 प्लस, ठीक है, ये भी हुआ। अब बताइए इस वाले केस में किस प्रकार से होगा, देखो यहां पर C के पास प्लस, तो C के पास अगर प्लस है इसका मतलब कार्बन के पास एक खाली कक्षक होगा, और फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं कितने, 3 लोन पेयर होते हैं, कितने, 3। तो बताइए क्या कहेंगे इस केस में, चूंकि 3 लोन पेयर हैं तो 3 में से एक लोन पेयर कन्वर्ट किसमें होगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, से बनेगा F डबल बॉन्ड CH2। तो 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया, तो बताइए किसको फायदा और किसको नुकसान। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिले तो कार्बन को फायदा, लेकिन कार्बन के पास पहले से चार्ज क्या है, प्लस। तो प्लस वाली स्पीशीज को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये C तो हो जाएगा न्यूट्रल, लेकिन F न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली चार्ज किस पर आएगा, F प्लस पर आएगा। तो ये अब एक चीज बड़ा अच्छा और इसमें समझना है कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट RS ये सेकंड RS, बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, बता सकते हो। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर C प्लस है, यहाँ पर F प्लस है, कार्बन में और फ्लोरीन में इलेक्ट्रो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन प्लस चार्ज कम स्टेबल होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस वाली संरचना में C पे प्लस है और इस पर F पे प्लस है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, ये वाला। लेकिन याद रखो ज्यादा स्टेबल ये होता है, क्यों, यहां पर अब हम इसको विद्युत ऋणता से सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखो फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर थे, 3, अब कितने लोन पेयर रह गए, 2 लोन पेयर रह गए। अब यहां पर इसका अष्टक गिनो, देखो कार्बन का अष्टक, कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा तो ये रहा, और 2 सिग्मा ये 2 हाइड्रोजन के, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। तो कार्बन के पास 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा का मतलब हर एक सिग्मा बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो इस कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस फ्लोरीन का अष्टक पूर्ण है, 1 2 3 लोन पेयर, 3 का मतलब 6, और 6 और 2 इस बॉन्ड के 8। तो इस स्पीशीज में कार्बन का अष्टक अपूर्ण है, जबकि यहां पर अगर हम गिरें तो ये कार्बन का अष्टक भी पूर्ण, और फ्लोरीन के पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 4 8। तो यहां पर इसका भी अष्टक पूर्ण, इसका भी अष्टक पूर्ण, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो गई। याद रखो एक संरचना है जिसका अष्टक पूर्ण है और दूसरी संरचना है जिसका अष्टक अपूर्ण है, तो जिसका अष्टक पूर्ण होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब विद्युत ऋणता के आधार पर कब सॉल्व करेंगे, तो याद रखो अगर अष्टक एक समान हो, 2 स्पीशीज है, इसका भी अष्टक समान है, इसका भी अष्टक पूर्ण है, इसका भी अष्टक पूर्ण है, तो हम किससे सोल्व करेंगे, विद्युत ऋणता से। लेकिन इसका भी अष्टक अपूर्ण और इसका भी अष्टक अपूर्ण, दोनों का अपूर्ण, तो फिर भी किससे सोल्व करेंगे, विद्युत ऋणता से। तो अष्टक अगर समान है तो विद्युत ऋणता से सोल्व करेंगे, लेकिन अष्टक अलग अलग, एक का अष्टक तो पूर्ण, एक का अष्टक अपूर्ण, तब विद्युत ऋणता से सोल्व नहीं करेंगे। तब किससे सोल्व करेंगे, अष्टक से, जिसका अष्टक पूर्ण होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखो, ठीक है। तो ये इसका RS। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर होता है 2 लोन पेयर, बताइए क्या करें। तो
तो यहां पर दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? MeO डबल बॉन्ड CH2 और O पे चार्ज प्लस और एक लोन पेयर रहेगा। और फिर से कहूं, इसमें और इसमें बताइए कौन ज्यादा स्टेबल? यहां पर C प्लस है और यहां पे O प्लस है, ज्यादा स्टेबल ये। क्यों? अष्टक पूर्ण है। इस वाले केस में MENH, N के पास एक लोन पेयर होता है, C के पास पॉजिटिव, C के पास एक खाली कक्षक होगा। खाली कक्षक होगा तो क्या होगा? ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा? बनेगा MENH डबल बॉन्ड CH2 और N पे चार्ज पॉजिटिव होगा। आई बात समझ? और फिर हमसे कहें कि इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल? तो फिर से कहेंगे यही ज्यादा स्टेबल। क्यों? अष्टक पूर्ण है, याद रखना। इसमें मिथाइल में जो कार्बन है उस कार्बन का अष्टक पूर्ण होगा। N के पास पॉजिटिव है बट N के पास बॉन्ड कितने हैं? एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का और दो बॉन्ड ये रहे। कितने बॉन्ड? 4। 4 का डबल 8। तो नाइट्रोजन का अष्टक भी पूर्ण होगा और कार्बन का अष्टक भी पूर्ण है। तो इसमें यही ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें और इसमें, इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो अब देखो, ये भी अष्टक पूर्ण, अष्टक पूर्ण, अष्टक पूर्ण, तीनों का अष्टक पूर्ण। अब निकालेंगे आंसर किससे? विद्युत ऋणता से। तो प्लस चार्ज उसी पर स्टेबल ज्यादा होगा जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी। तो फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो इस पर प्लस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा ये स्टेबल, उससे कम ये और सबसे कम ये होगा। याद रखो। चलो और एग्जांपल लेते हैं बैक बॉन्डिंग के। नंबर 4 हमने लिया F, या यहां पर ठीक है एक ये ले सकते हैं हम लोग F सिंगल बॉन्ड F और C पे चार्ज प्लस। अब देखो, यहां पर कार्बन के पास एक फ्लोरीन था, अब यहां पर कार्बन के पास 2 फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन? सॉरी 3 फ्लोरीन है। तो जितने ज्यादा फ्लोरीन होंगे उतने ही ज्यादा लोन पेयर भी होंगे। अब बताइए इसकी संरचना, या तो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो दूसरी संरचना इसकी बनेगी इस प्रकार से। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे, ये वाला तो डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा। तो ये बनेगा डबल बॉन्ड F, और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे तो F डबल बॉन्ड F, और F पे चार्ज पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से, तो जितने ज्यादा फ्लोरीन होंगे उतने ही ज्यादा RS भी बनेंगे। इसी प्रकार से एक ये देखो नंबर 6, फ्लोरीन की जगह Cl ले लो, Cl और Cl पे और C पे चार्ज प्लस ले लो। अब बताइए इसमें कहा जाए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कैसे RS बनेंगे बताइए। तो हैलोजन में हमेशा कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर इसके पास, 3 लोन पेयर इसके पास, ये बना दिए, और 3 लोन पेयर यहाँ पर इसके पास। बताइए, तो जिस प्रकार से यहाँ अनुनाद हो रहा था वैसे ही यहाँ पर भी होगा। कैसे होगा? बैक बॉन्डिंग से होगा। कैसे बनाएंगे? Cl डबल बॉन्ड Cl, तो इस पे चार्ज प्लस। अब ये वाला भाग ले लो, अगर ये भाग ले लेगा तो Cl डबल बॉन्ड Cl, ये प्लस, ये ऐसे देगा। और अगर ये भाग ले तो ये बन जाएगा Cl डबल बॉन्ड Cl एंड चार्ज प्लस। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन ये है कि इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन? तो ये ज्यादा स्टेबल। क्यों? सभी एटम का ऑक्टेट अष्टक पूर्ण है। इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल, सभी का अष्टक पूर्ण है। बट क्वेश्चन ये है इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन? अब ये क्वेश्चन देखो, तो यहां पर लोन पेयर कौन दे रहा है? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड बना रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? क्लोरीन। यहां पर देखो फर्क है, फ्लोरीन में और कार्बन में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है?
कार्बन का कौन सा कक्षक खाली है, 2p कक्षक खाली है, और फ्लोरीन का लोन पेयर किस कक्षक में होता है, 2p में होता है। तो यहां जो पाई बॉन्ड बनेगा ये बनेगा 2p अतिव्यापन से। लेकिन क्लोरीन का जो लोन पेयर होता है वो 3p में होता है। तो यहां लोन पेयर होगा क्लोरीन का, तो लोन पेयर 3p में, और कार्बन का कौन सा कक्षक खाली, कार्बन है तो 2p। अब देखो 2p ओवरलैपिंग ज्यादा प्रभावी होती है या 3p ये आपको पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो 2p बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावी होती है, इसलिए ये वाला कार्बोकैटायन इससे ज्यादा होगा। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला। क्यों, 2p ओवरलैपिंग के कारण। याद रखना इस एग्जांपल को, अच्छा एग्जांपल ये वाला, ठीक है। ये हुआ। ऐसे ही तो एग्जांपल हम यहां पर और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ऐसा कोई एग्जांपल दे रखा हो 6 के बाद 7 हमें दे रखा है यहाँ पे O, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज प्लस, ऐसा दे रखा हो। अब बताइए इसकी आपसे कहा जाए इसके आरएस बनेंगे, कैसे आरएस बनाए। तो देखो यहां पर लोन पेयर, तो पहले इस पाई बॉन्ड के साथ ये खाली कक्षक, तो पहले क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा। तो दूसरी संरचना क्या बनेगी, दूसरी संरचना बनेगी, यहां बनेगा डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा प्लस। और हमको ये पता है कि जिस कार्बन पे चार्ज प्लस होता है उसके पास खाली कक्षक होता है। तो इसके पास खाली कक्षक और O के पास 2 लोन पेयर है। तो अब क्या होगा, अब बैक बॉन्डिंग होगा। तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर एक बॉन्ड और बना देगा। तो ये बनेगा O डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड एज इट इज, प्लस इस पर आएगा, इस पर प्लस आएगा। तो ऐसे आरएस हमें बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 6th पार्ट लिख सकते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब इसमें कुछ खास नहीं है। अगर किसी अनुनाद में डी कक्षक भाग ले उसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो यहां पर देखो डी ऑर्बिटल होते किसमें, तृतीय आवर्त के तत्वों में। तृतीय आवर्त का मतलब कौन, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। इनमें क्या उपस्थित होते हैं, डी कक्षक। तो देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल में ये लो Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर माइनस। अब देखो इसमें क्या होगा, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, समझना इसको, C पर माइनस, तो C के पास एक लोन पेयर, और Cl के पास 3 लोन पेयर। अब बताइए लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन खाली कक्षक किसके पास है। तो कार्बन के पास चार्ज अगर नेगेटिव है तो कार्बन के पास कोई खाली कक्षक नहीं होता है। खाली कक्षक किसके पास होगा, क्लोरीन के पास। क्यों होगा क्लोरीन के पास, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जरा बताना। ये लिखा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो बताइए इसका विन्यास क्या होगा, इसका विन्यास होगा 2, 8 और 7। ये पहला कोश, पहले कोश में कौन, ओनली S, दूसरे कोश में कौन, S एंड P, और तीसरे कोश में कौन, S, P और D, S, P और D। तो 7 इलेक्ट्रॉन किस किस में मौजूद होंगे, sp में और d में। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो चले जाएंगे s में, बाकी 5 चले जाएंगे p में। तो d कक्षक होगा तो सही, लेकिन कैसा होगा, खाली होगा। हमें तो खाली कक्षक से मतलब है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म तो कार्बन के पास है, लेकिन खाली कक्षक क्लोरीन के पास है। तो इलेक्ट्रॉनों का पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में। तो क्या बनेगा Cl डबल बॉन्ड CH2। चूंकि ये कार्बन नेगेटिव है तो ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, और जो क्लोरीन न्यूट्रल था इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस। तो ये इसका
बैक बॉन्डिंग हो रहा है, हो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बट इसको हम एक नाम और दे देंगे, क्या? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का डी ऑर्बिटल इसमें भाग ले रहा है। आया समझ में? चलो इसी के और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। देखो और एग्जांपल क्या क्या। नेक्स्ट देखो, जैसे ये दे रखा हूं, हाँ एक ये वाला केस, क्लोरीन से अटेस्ट CH2 माइनस। पहले यहां पर CH2 माइनस से Cl जोड़ा था, अब CH2 माइनस से फ्लोरीन जोड़ा है। अब बताइए इसमें किसी भी टाइप का पाई बॉन्ड बन सकता है क्या? तो देख ले, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, कार्बन के पास 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर तो दोनों के पास है, लोन पेयर तो दोनों के पास है। तो बताइए खाली कक्षक किसके पास है? खाली कक्षक ना तो इसके पास हो ना ही इसके पास है। लोन पेयर दोनों के पास है, लेकिन खाली कक्षक किसी के भी पास नहीं है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई अनुनाद नहीं होगा, याद रखना। तो यहां पर इस केस में देखो, अब जैसे मैं तुम्हें ये एग्जांपल देता हूं, इसको समझो। ये लिखा ClC Cl Cl, C पे चार्ज माइनस। अब बताइए अब इसको कैसे करें? कार्बन पे चार्ज नेगेटिव दे रखा है और कितने क्लोरीन जोड़ रखे हैं? 3 क्लोरीन जोड़ रखे हैं। सोचिए, लोन पेयर सबके पास है, सबके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो कार्बन के पास भी है, लेकिन खाली कक्षक इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो एक एक करके तीनों क्लोरीन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करेंगे। चलो पहले इसकी तरफ ले लें, क्या बनेगा? ClC डबल बॉन्ड Cl, Cl के चार्ज माइनस, फिर ये वाला क्लोरीन ले सकते हैं, तो ये बनेगा ClC Cl और इस पे चार्ज माइनस। ठीक है, और इसी के अलावा अब एक और बन सकता है, वो क्या? थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा एक और बन सकता है, जब नीचे वाला क्लोरीन भाग ले इस पे चार्ज माइनस, तो ये हो जाएगा, समझे? तो इस प्रकार से टोटल कितनी संरचनाएं बनेंगी? 4। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, कंपेयर स्टेबिलिटी। तुम्हें दे रखा है CF3 प्लस, पहला एग्जांपल ये, और एक दे रखा है ClCl प्लस, एक तो ये दे रखा है, और एक दे रखा है FCFF माइनस, और एक दे रखा है ClCl और ये माइनस। समझ गए? अब देखो, तुम्हें बताना है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन और इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन। तो देखो, याद रखो, तो अगर प्लस चार्ज है तो ये ज्यादा स्टेबल और माइनस चार्ज है तो ये ज्यादा स्टेबल। ऐसा क्यों? बताइए रीजन। इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, खाली कक्षक यहाँ भी है, खाली कक्षक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, उसका अतिव्यापन क्या होगा? 2p। यहाँ पर अतिव्यापन होगा, वो क्या होगा? कार्बन का 2p, क्लोरीन का 3p। कौन सी प्रभावी ओवरलैपिंग होगी? ये वाली। इसमें बनने वाला पाई बॉन्ड ज्यादा स्थायी होगा, इसलिए ये ज्यादा स्थायी। लेकिन अगर माइनस लगा दिया तो माइनस में इसके पास तो लोन पेयर है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है कार्बन के पास, लेकिन इसके पास खाली कक्षक नहीं है, इसके पास तो खाली कक्षक ही नहीं है, तो इसमें तो कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास खाली कक्षक होते हैं, 3D कक्षक खाली होंगे,
तो यहां पर अनुनाद होगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखना CF3+ दे रखा है और CCl3+ दे रखा है तो स्टेबल ये होगा, बट अगर माइनस दे रखा हो तो क्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये याद रखना है। तो ये हुआ टोटल कॉन्जुगेशन के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हो गए, एक बार फिर से हम बात कर लें। पहला प्रकार था कौन सा, पाई बंध का रिक्त कक्षक के साथ संयुग्मन। दूसरा था पाई बंध का मुक्त मूलकों के साथ या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन। तीसरा था पाई बंध का लोन पेयर के साथ संयुग्मन और चौथा था पाई बंध का पाई बंध के साथ संयुग्मन। उसके बाद फिर हमने लिया बैक बॉन्डिंग और फिर हमने लिया डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो यहां पर हमने सीखा है कि कोई भी संरचना हमें दे रखी हो, कोई भी आयन या कोई भी हमें यौगिक दे रखा हो, हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर रेजोनेंस होगा क्या, अगर हो रहा है तो कैसे बनेगा, कौन सा आरिस बनेगा, ये बनाना हमें आना चाहिए। ठीक है, ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी को थोड़ा और आगे चले। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें अनुनादी संरचनाओं, अनुनादी संरचनाओं की तुलनात्मक स्थायित्व। अनुनादी संरचनाओं का तुलनात्मक स्थायित्व, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको पहले बता दूं। आपको कई सारी अनुनादी संरचनाएं मिलेंगी, कई सारी मिलेंगी, उसमें आपको बताना है कि उनके स्थायित्व का क्रम क्या है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, कौन सबसे कम स्टेबल, ये तुम्हें आना चाहिए। तो देखो इसको मैं यहां पर इधर लिख सकता हूं, मैं पॉइंट वाइज बात करेंगे। पहला अध्रुवीय संरचनाओं, अध्रुवीय संरचनाओं का स्थायित्व ध्रुवीय अध्रुवीय संरचनाओं का स्थायित्व ध्रुवीय संरचनाओं से अधिक होता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है ध्रुवीय संरचनाओं में, ध्रुवीय संरचनाओं में पूर्ण अष्टक वाली संरचना है, पूर्ण अष्टक वाली संरचना है। अपूर्ण अष्टक वाली संरचनाओं से अधिक होता है। क्या है दूसरा, ध्रुवीय संरचनाओं में पूर्ण अष्टक वाली संरचनाएं अपूर्ण अष्टक वाली संरचनाओं से अधिक स्थायी होती है। ठीक है, नंबर 3, यदि अष्टक समान हो, अर्थात पूर्ण या
अपूर्ण हो तो विद्युत ऋणता के आधार पर स्थायित्व की तुलना करते हैं। अर्थात अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज अधिक स्थायी होता है। अधिक वैद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज अधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार कम वैद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्थायी होता है। तो यहां पर एक लाइन और लिख लेंगे, इसी प्रकार कम वैद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज अधिक स्थायी होता है। एक लास्ट पॉइंट और है, समान आवेशों के मध्य दूरी बढ़ने से स्थायित्व बढ़ता है। समान आवेशों के मध्य दूरी बढ़ने से स्थायित्व बढ़ता है। इसका मतलब समान चार्ज है। जैसे हम कहें नॉर्थ पोल सेम है, इनको हम जितना नजदीक लाएंगे उतना इनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, मतलब स्थायित्व कम होगा। और समान चार्ज को दूर लेके जाए, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाए तो स्थायित्व बढ़ेगा। लेकिन अपोजिट चार्ज हो, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस जितने नजदीक आएंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और जितने दूर हटेंगे उतना स्टेबिलिटी कम होगा। तो वही चीज है कि समान आवेशों के मध्य दूरी बढ़ने से स्थायित्व बढ़ता है, और असमान चार्ज है तो असमान चार्जों के मध्य दूरी बढ़ाने से स्थायित्व कम हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट है। तो कभी भी कोई भी संरचनाएं हमको दे रखी हो, 3 संरचनाएं 4, 5, 6, उनको हम इस आधार पर उनकी स्टडी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल्स में यहां पर ले सकता हूं। जैसे ये पहला एग्जांपल हमने लिया, देखो तुम्हें दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसी की एक संरचना बनाई CH3 O माइनस डबल बॉन्ड OH, O पे चार्ज प्लस, CH3 C पे प्लस, O पर माइनस सिंगल बॉन्ड OH, और एक लिखा हुआ है CH3 CO C पर माइनस, O पे प्लस एंड OH। अब देखो यहां पर ये A B C और D, ये 4 संरचनाएं हमें यहां पर दे रखी है, एसिडिक एसिड और ये सब दे रखा है। अब देखो हमें बताना है कि इसमें से कौन ज्यादा स्थायी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहां पर इन सभी स्पीशीज में प्रत्येक परमाणु का अष्टक चेक करें। कैसे चेक करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें
और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड, 4 का डबल 8, इसका अष्टक पूर्ण है। कार्बन के पास कितने? 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसका भी अष्टक पूर्ण है। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई परमाणु पर कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन है, अगर इन पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका अष्टक पूर्ण ही होगा, उसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये कार्बन न्यूट्रल है, अष्टक पूर्ण, ये भी न्यूट्रल, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट कंप्लीट, इसका मतलब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ये हमने लिखा कंप्लीट ऑक्टेट। यहां पे आओ, कार्बन न्यूट्रल कंप्लीट होगा, कार्बन न्यूट्रल कंप्लीट होगा। अब यहां पर देखो O के पास लोन पेयर कितने होते हैं? 2। बॉन्ड कितने हो रहे हैं? 3। इसका मतलब एक लोन पेयर से क्या बना? पाई बॉन्ड बना। तो इसके पास एक लोन पेयर तो अभी भी है। अच्छा एक सेकेंड, चलो उसको ऐसे बना ले। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते कितने हैं? 2 होते हैं। तो 2 लोन पेयर इसके पास और 2 लोन पेयर इसके पास। बोलिए रेजोनेंस कैसे हुआ होगा? ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ और ये पाई बॉन्ड यहां चला गया। तो इसके पास तो एक लोन पेयर कम हो गए, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर बढ़ गया। तो 1 2 3 लोन पेयर। ये भी याद रखो, O पर अगर नेगेटिव है तो 3 लोन पेयर होंगे। तो देखो इसका भी अष्टक पूर्ण, इसका भी अष्टक पूर्ण, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ? कंप्लीट ऑक्टेट। यहां पे आओ, C पे प्लस, C पे प्लस है, प्लस का मतलब 1 2 3 बॉन्ड है, 3 का डबल 6। इसका मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। और बाकी सब पर तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस कार्बन का ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। तो ये क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां पे आओ, अब यहां पर देखो O पे प्लस है, किसी परमाणु पर धनावेश हो और उसकी जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, वो उसके नॉर्मल वैलेंसी से कम है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखो जैसे मैं तुमसे कहूं कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। समझना ये है। अब अगर इसका एक बॉन्ड तोड़ दें तो कितने बॉन्ड रह जाएंगे इसके पास? 3। और चार्ज क्या कर दें? प्लस। 3 बॉन्ड है, 2 रहने दिए, एक कम कर दिया, प्लस लगा दिया। O के पास 2 बॉन्ड है, एक हटा दिया, एक रहने दिया और चार्ज प्लस लगा दिया। तो जो कि स्टैंडर्ड वैलेंसी है, अगर उससे कम वैलेंसी है और चार्ज प्लस है तो उसका ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट होगा, अष्टक अपूर्ण होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन कैसा है? एक सिंगल बॉन्ड है और चार्ज प्लस है, तो यहां पर इस O का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो ये भी हमने लिखा क्या? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब बताइए मुझे मोस्ट स्टेबल कौन? तो डेफिनेटली यहां पर ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो A और B का स्थायित्व C और D से तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा A B का स्थायित्व C और D से ज्यादा होगा। अब A और B को कंपेयर करें तो A और B को हम कैसे कंपेयर करें? देखो A वाला कैसा है? अध्रुवीय है और B वाला कैसा है? ध्रुवीय। तो अध्रुवीय और ध्रुवीय में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अध्रुवीय। तो A और B में ज्यादा स्टेबल कौन आया? A ग्रेटर देन B। C और D में देखो, C में इनकम्प्लीट ऑक्टेट और D में भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दोनों इनकम्प्लीट है, एक समान है ऑक्टेट। अब सॉल्व किससे करेंगे? वैद्युत ऋणता से। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन में वैद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज ज्यादा स्थायी होता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस दे रखा है, ये अस्थायी होगा। तो COD में ज्यादा स्थायी कौन? C होगा, C ग्रेटर देन D। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे? तो इस सही आंसर को यहां लिख सकते हैं A B C D। इस प्रकार से हम अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व
चेक कर सकते हैं। और देखो ये एक एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया। सेकेंड एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस पर प्लस इस पर माइनस, ठीक है। एक संरचना इसकी हमने बनाई, CH2 एक यहां पर लेकर आए लोन पेयर, तो ये बनाया CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे चार्ज प्लस। और एक और हम बना सकते हैं CH2 लोन पेयर माइनस N डबल बॉन्ड N, और इस N पे चार्ज प्लस। ये तीन संरचना है, संरचना नंबर A, संरचना नंबर B, संरचना नंबर C। अब बताना है इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन, तो कंपेयर करें। सबसे पहले ये कार्बन न्यूट्रल है, तो इसका स्टक कंप्लीट होगा। N की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, 4 का मतलब डबल 8, तो इसका स्टक पूर्ण होगा। N के पास नेगेटिव है, तो N के पास एक लोन पेयर तो होता ही होता है, और एक लोन पेयर माइनस के आने से लोन पेयर बढ़ेगा, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, तो 2 और 2 4, और 2 और 2 4, 4 और 4 8, इसका भी स्टक पूर्ण है। तो ये हुआ यहां पर कंप्लीट ऑक्टेट। आगे चलो, C पर माइनस है, तो C के पास बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और एक लोन पेयर, मतलब टोटल कितने हो गए, इसका स्टक तो पूर्ण आ रहा है। N के पास 4 बॉन्ड हैं, इसका भी स्टक पूर्ण है, और N के पास 3 बॉन्ड हैं और एक इसके पास लोन पेयर तो होता ही है, इसका भी स्टक पूर्ण है। तो ये भी कौन सा स्ट्रक्चर, कंप्लीट ऑक्टेट। उस पे चलो, यहां पे देखो N पे प्लस, N की वैलेंसी कितनी होती है, 3, यहां कितने बॉन्ड में 2, और 4 साथ में चार्ज क्या आ रहा है, प्लस, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब देखो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट, तो सबसे कम स्थायी C। अब इसको और इसको कैसे करें, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब अगर एक समान ऑक्टेट है तो किससे सॉल्व करेंगे, व्युत्पन्नता से। देखो यहां पर N प्लस, यहां पर भी N प्लस, ये तो बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो किससे फर्क किसका आ रहा है, नेगेटिव का। यहां C नेगेटिव है और यहां पर N नेगेटिव है। अब C और N में व्यतिरिक्तता C की ज्यादा होती है, इसलिए सॉरी C और N में व्यतिरिक्तता N की ज्यादा होती है, तो N पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इट मीन्स A का स्थायित्व B से ज्यादा रहेगा। आया समझ में? एक दो एग्जांपल हम और ले सकते हैं यहां पर। देखो ये देखिए, नेक्स्ट नंबर 3, ये दे रखा है, इसका नाम होता है पायरोल। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पायरोल। इसके अगर हम RS बनाएं तो देखिए कैसे बनाएंगे इसके RS, ठीक है। क्या होगा, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड यहां जाएगा, तो यहां बना डबल बॉन्ड, इस पे चार्ज प्लस, यहां पे लोन पेयर चार्ज माइनस, और ये पाई बॉन्ड एज इट इज। अब उसके बाद ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर लोन पेयर पर आएगा, तो ये लोन पेयर माइनस चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसा रहेगा, इस पे चार्ज प्लस एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहां लोन पेयर पर आएगा, तो यहां बनेगा डबल, यहां पर लोन पेयर और चार्ज माइनस, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। इसके बाद ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर पर, तो यहां बनेगा डबल, और यहां पर लोन पेयर और चार्ज माइनस, ठीक है। और ये बना डबल बॉन्ड, यहां पे प्लस और यहां पर भी प्लस। ये कुल 5 संरचनाएं हमें मिली। संरचना नंबर A, B, C, D और E। अब इसमें देखो, इसमें कैसे करें, तो सबसे पहले अगर हम अष्टक की बात करें तो अष्टक यहां पर सभी का कंप्लीट है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका अष्टक इनकम्प्लीट हो, सबका कंप्लीट है। अच्छा, और देखो N पे चार्ज, ये वाली संरचना कैसी है, न्यूट्रल है, यहां पर N प्लस N प्लस N प्लस N प्लस,
तो पहले तो देखो इन पांचों संरचनाओं में ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो इक्विवेलेंट हो, एक तुल्य हो, एक समान दिखती हो। तो आप देखोगे यहां पर C और D एक तुल्य है, ठीक है। तो हमने लिखा C इक्वल्स टू D। इसका मतलब जितना स्थायित्व C का होगा उतना ही स्थायित्व D का होगा। तो थोड़ी देर के लिए D को अलग कर दो। इसी प्रकार से B और E दिखने में एक समान है, तो जो स्थायित्व B का होगा वही स्थायित्व E का भी होगा। तो यहां पर इनको ऐसे हमने इक्वलाइज कर दिया। तो क्या करें, D और E को हटा दो। अभी थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। हम कंपेयर किसमें करें, A, B और C में कंपेयर करें। और जो भी इनका आंसर आएगा, जहां पर भी B होगा वहां B इक्वल्स टू E कर देंगे, और जहां पर भी C आएगा इक्वल्स टू D कर देंगे। तो देखो A, B, C में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A। क्यों, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और अध्रुवीय भी है, तो A यहां पर मोस्ट स्टेबल। अब B और C में देखना है बस। देखो B और C में कैसे, यहां पर फर्क आ रहा है प्लस और माइनस के बीच की दूरी का। अष्टक इसका भी पूर्ण, इसका भी पूर्ण, C पर माइनस पूर्ण, C पर माइनस पूर्ण, अष्टक दोनों का कंप्लीट है। जो फर्क आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्लस और माइनस के बीच की दूरी का। तो यहां पर प्लस और माइनस के बीच की दूरी ज्यादा और प्लस और माइनस के बीच की दूरी कम, अपोजिट चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज जितने नजदीक होंगे उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अब B और C में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, C स्टेबल होगा। तो चूंकि C के साथ D है तो लिखेंगे C इक्वल्स टू D, और कम कौन सा हो जाएगा, B इक्वल्स टू E। इस आधार पर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज बस छोटा सा और समझने का है, फिर तो मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो क्या, जैसे देखो ये एक एग्जांपल ऐसा दे रखा हो आपको, यहां पर लिखा हुआ हो एग्जांपल नंबर 4 O माइनस CH, या यहां पर लिखते हैं इसको 3। फोर्थ नंबर एग्जांपल O माइनस CH डबल बॉन्ड CH के बाद फिर लिखा यहां पर CH2 प्लस, ये हमने लिखा। अब देखो इस केस में पहले बताइए इसका RS क्या बनेगा। तो सबसे पहले RS क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, क्या बनेगा, ये बना O माइनस के बाद CH के बाद CH एंड डबल बॉन्ड CH2। इस पे चार्ज क्या आया, प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस। इसके बाद क्या होगा, ठीक से देखो, O के पास लोन पेयर और C के पास खाली कक्षक। तो अब इसके पास क्या होगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग का मतलब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट संरचना बनेगी O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये बना। तो तीन संरचनाएं हमें यहां पर प्राप्त हुई, A, B और C। अब हमें ये बताना है इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन है और क्यों है। तो देखो ये प्लस और माइनस आ रहा है, ये ध्रुवीय संरचना, प्लस और माइनस आ रहा है, ये भी ध्रुवीय संरचना, लेकिन इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं है। प्लस इसमें पाई बॉन्ड की संख्या भी ज्यादा है। तो पाई बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी संरचना उतनी ही ज्यादा स्थायी। तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पे कौन हुआ, C हुआ, क्योंकि C में सभी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब यहां पर देखो, यहां माइनस यहां प्लस, ऊपर माइनस, C पे प्लस, इट मीन समान परमाणु पर समान चार्ज है। तो डिफरेंस किसका आ रहा है, डिफरेंस यहां पर आ रहा है प्लस और माइनस के बीच की दूरी का। यहाँ प्लस और माइनस के बीच की दूरी कम है और यहाँ प्लस और माइनस के बीच की दूरी ज्यादा है। तो डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि विपरीत चार्ज जितने नजदीक होंगे उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ दूरी कम है तो इसका स्थायित्व ज्यादा होना चाहिए, बट इसका स्थायित्व कम होता है, ज्यादा स्थायी इसका होता है। C के बाद A और सबसे कम B, ऐसा कैसे आया। तो देखो, अगर लगातार या मिस दो बगल वाले परमाणु पर, एक पर लोन पेयर और एक पर खाली कक्षक हो,
तो ये अब एक पर माइनस है एक पे प्लस है, होना तो ये स्टेबल चाहिए, लेकिन इस सी के पास क्या है, खाली कक्षक है। तो ये क्या करेगा, तुरंत लोन पेयर देकर इससे बॉन्ड बना लेगा। तो इसकी लाइफ तो कम हुई। ये जैसे ही ये बनेगा तुरंत पाई बॉन्ड बनाकर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर देखो, इस पे प्लस है इस पर माइनस है, पास वाले परमाणु पर प्लस माइनस है, लेकिन इस प्लस के पास कोई खाली कक्षक नहीं है, यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं बनता है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होता है। लेकिन चूंकि यहां पर सी के पास खाली कक्षक है तो ये तो बैक बॉन्ड बनाकर इस वाले संरचना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखो, प्लस माइनस बगल वाले परमाणु पर है और एक के पास खाली कक्षक है, तो फिर ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ये एग्जांपल याद रखना। तो ये टॉपिक हुआ अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की तुलना करना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट मेसोमेरिक प्रभाव होता क्या है। मेसोमेरिक प्रभाव का मतलब यह है कि चलो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिखिए, अनुनाद के कारण किसी अणु में स्थायी ध्रुवण, परमानेंट पोलराइजेशन, स्थायी ध्रुवण मेसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। कैसे, देखो जैसे समझना, ये मैंने एक बेंजीन मॉलिक्यूल लिया, समझना। अब इस बेंजीन मॉलिक्यूल को देखिए, क्या इसमें अनुनाद है? क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? अभी है, चलिए ठीक है, रेजोनेंस तो होगा। अब बताइए रेजोनेंस के कारण किस पे प्लस और किस पर माइनस? किसी पर भी कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस है। लेकिन अब दूसरा मॉलिक्यूल देखो, मैंने यहां पर बेंजीन, सिर्फ यही बेंजीन यहां लिखा। अब मैं क्या करूं, इस पर एक NH2 ग्रुप लगा दूं, इनके पास लोन पेयर। बताइए जी, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ, रेजोनेंस होगा। ये हमने लिखा, रेजोनेंस तो होगा। चलिए ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन 0 होगा। तो उसके लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, अनुनाद संकर बनाना पड़ेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? तो ये हमने शुरू में बात करी थी। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा? यहां पर NH2 होगा, ठीक है। यहां पर पार्शियल पाई बॉन्ड कुछ ऐसे बनेगा, यहां पर पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा। चार्जेस बताइए, N पे चार्ज क्या आएगा? N पे चार्ज आएगा डेल प्लस, ऑर्थो पे चार्ज डेल माइनस और डेल माइनस। तो देखिए, इस मॉलिक्यूल के दो भाग, एक भाग तो बेंजीन और एक भाग NH2। तो NH2 पे चार्ज क्या आ रहा है? नेट डेल पॉजिटिव, और बेंजीन पे चार्ज क्या आ रहा है? डेल नेगेटिव आ रहा है। तो अब ऊपरी भाग तो पॉजिटिव, लोअर पार्ट नेगेटिव, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये जो प्लस और माइनस आया, ये किस कारण से आया? अनुनाद के कारण आया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी अणु में अनुनाद हो और उस अनुनाद के कारण वो अणु ध्रुवीय हो जाए, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर मेसोमेरिक प्रभाव है।
अब मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। बेंजीन में सिर्फ रेजोनेंस था, बस रेजोनेंस था, कोई ध्रुवण वगैरह नहीं था, तो इसमें सिर्फ रेजोनेंस होगा, मेसोमेरिक प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर बेंजीन पर NH2 लगाते ही NH2 वाला भाग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बेंजीन वाला भाग नेगेटिव, तो द्विध्रुव आघूर्ण नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो देखो, किसी अणु में अनुनाद हो तो मेसोमेरिक इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर किसी अणु में मेसोमेरिक प्रभाव है तो अनुनाद तो होगा ही होगा, बिकॉज अनुनाद के बिना मेसोमेरिक प्रभाव होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, बेंजीन, जब तक बेंजीन है अध्रुवीय होगा। अब बेंजीन पर हम यहां पे क्या लगा दें, CH डबल बॉन्ड O लगा दें, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंज एल्डिहाइड हुआ। अब देखो, बेंज एल्डिहाइड की रेजोनेंस हैबिट क्या बनेगा बताइए। ये रिंग हमने यहां पर बनाई, CH सिंगल बॉन्ड O, पार्शियल पाई बॉन्ड यहां पर, पार्शियल पाई बॉन्ड रिंग के अंदर। चार्जेस बताइए, यहां पर इस पर डेल प्लस और इस पर डेल माइनस, O पे डेल माइनस आएगा। तो इस मॉलिक्यूल को भी हमने दो भाग में डिवाइड करा, एक बेंजीन का भाग, एक एल्डिहाइड भाग। एल्डिहाइड भाग कैसा है, नेगेटिव, बेंजीन रिंग कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका भी जो डायपोल मोमेंट होगा वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। इसका मतलब इसमें भी मेसोमेरिक प्रभाव होगा। आई बात समझ? तो एक बार फिर से हम बात कर सकते हैं कि मेसोमेरिक प्रभाव का मतलब क्या है, कि किसी अणु में अनुनाद हो और उस अनुनाद के कारण उस अणु में ध्रुवण हो जाए, मॉलिक्यूल ध्रुवित हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक प्रभाव। आई बात समझ? अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, उसको समझना। नेक्स्ट, मेसोमेरिक प्रभाव को M इफेक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो यहां पे लिखा टाइप्स ऑफ M इफेक्ट, दो टाइप का होता है। पहला वाला प्लस M इफेक्ट, प्लस M प्रभाव। तो प्लस M प्रभाव का मतलब क्या होता है समझना। देखो, बेंजीन पर एक समूह लगाया, इस समूह के पास क्या उपस्थित है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर यहां पर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो अगर ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो बताइए क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, ये लोन पेयर अब पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो देखो, इस समूह पे चार्ज क्या आया, प्लस, बस। तो ऐसे समूह जो कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, प्लस M प्रभाव शो करते हैं। तो लिख सकते हैं, ऐसे परमाणु या समूह जो संयुग्मन में इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं, प्लस M प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा समूह प्लस M प्रभाव शो करेगा। एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं। बेंजीन से जुड़ने वाले परमाणु के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, बस बात खत्म। बेंजीन से जुड़ने वाले परमाणु के पास एक लोन पेयर होना, ये देखो लोन पेयर है, तो यहां पर नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन आ जाएगा तो भी लोन पेयर होगा। तो इसको मैं ट्रिक बना सकता हूं। ट्रिक क्या है, देखो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। ये हमने लिखा बेंजीन, और बेंजीन से यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक ग्रुप Z लगा दिया। समझ रहे हैं? इस Z के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, बस बात खत्म। तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन में होगा, संयुग्मन में होगा तो अनुनाद होगा। कैसे अनुनाद होगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब Z इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है किसको, बेंजीन को। तो जब ये Z इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो Z पे चार्ज प्लस आएगा, प्लस आएगा तो इसका प्रभाव प्लस M प्रभाव हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ प्लस M, ऑर्डर ऑफ प्लस M इफेक्ट बताइए कौन कौन प्लस M इफेक्ट शो करेंगे। तो देखो यहां पर सबसे पहले बताइए ऐसा कौन कौन सा Z है जिसके पास लोन पेयर हो। तो एक हो सकता है यहाँ पर CH2 लोन पेयर, उसके बाद NH लोन पेयर, उससे कम O माइनस ये भी शो करेगा, उसके बाद NH2 के बाद OH, उसके बाद OR। ठीक है। इसके बाद फिर और ले सकते हैं यहां पे ये लिया FCl Br and I। देखो यहां पर इन सभी के पास लोन पेयर है, N के पास भी लोन पेयर होता है, O के पास 2 लोन पेयर, O के पास 2 लोन पेयर, हाइड्रोजनों के पास 3 लोन पेयर, सबके पास 3 लोन पेयर। ठीक है। अब ये क्रम कैसे आया, तो प्लस M का मतलब क्या हुआ, वे परमाणु या समूह जो कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो भाई कौन आसानी से देगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी। तो C यहां पर C माइनस है, ये C माइनस और ये N माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों माइनस है। तो तीनों के सोल्व किसके आधार पर करा, विद्युत ऋणता के आधार पर। इसकी विद्युत ऋणता कम, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी ज्यादा मुश्किल से देगा, इसकी और ज्यादा और मुश्किल से देगा। अब इनमें और इसमें कैसे कंपेयर करें, ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी है। तो इलेक्ट्रॉन धनी है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसकी कम। अच्छा N और O में N की विद्युत ऋणता कम होती है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा, O की कम। अब इनमें कैसे करा, फ्लोरीन हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है इसलिए इनका प्लस M ऑर्डर कम होगा। लेकिन यहां पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कंपेयर हम करेंगे तो इनको हम विद्युत ऋणता के आधार पर नहीं करेंगे, इनके साइज के आधार पर करेंगे। क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक आवर्त के नहीं होते, एक ग्रुप के होते हैं। तो ग्रुप में इन सब में साइज किसका कम, सबसे कम साइज फ्लोरीन का। और जिस परमाणु का साइज जितना कम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में, ये बात है। तो याद रखो एक छोटा मटका है, एक बड़ा मटका है, दोनों में 1-1 लीटर पानी है। बताइए किसमें से पानी बाहर निकालना आसान होगा, छोटे मटके में से। तो फ्लोरीन का साइज कम, आयोडीन का साइज ज्यादा, लोन पेयर। बताइए किसमें से इलेक्ट्रॉन युग्म बाहर निकालना आसान होगा, फ्लोरीन से, बिकॉज इसका साइज कम है। इसलिए फ्लोरीन का प्लस M ज्यादा होगा, फ्लोरीन का कम, ब्रोमीन का और कम, आयोडीन का सबसे कम। ठीक है। तो ये हुआ प्लस M इफेक्ट। इसी के बाद नेक्स्ट सेकंड माइनस M इफेक्ट। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, ऐसे परमाणु या समूह जो संयुग्मन में इलेक्ट्रॉन युग्म खींचने का कार्य करते हैं, खींचने का
आइए करते हैं -m प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब देखो कौन से समूह इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है, समझना। ये बेंजीन, यहां पर A डबल बॉन्ड B। कहने का मतलब ऐसा समूह हो जिसके अंदर दो परमाणु हो और दोनों के बीच में या तो द्विबंध हो या त्रिबंध हो, कुछ भी हो, बस बहुबंध होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A शुड बी लेस देन B। याद रखो A की विद्युत ऋणता B से कम होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन में होगा। कौन सा संयुग्मन होगा, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। क्योंकि B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है तो बताइए क्या होगा, B पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड बाहर आ जाएगा। तो यहां पर देखो ये जो समूह है A और B, ये क्या कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। खींचेगा तो इस पे चार्ज किया आएगा माइनस, क्योंकि माइनस आएगा इसलिए ये क्या शो करेगा, -m इफेक्ट। आई बात समझ में, ठीक है। अब बताइए, अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ -m, ऑर्डर ऑफ -m इफेक्ट। बताइए क्या लिखेंगे इसमें, सबसे ज्यादा -m होता है, याद रखना, NO2 ग्रुप का, उससे कम साइनाइड ग्रुप, उससे कम CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप से कम कीटोन, कीटोन से कम COOH। ये ग्रुप याद कर लो। सबसे ज्यादा -m NO का, NO2 का, यहाँ पर N है और O है, उससे कम साइनाइड का, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम कीटोन, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो ये वाला ऑर्डर तो किसका, +m का, और ये -m का ऑर्डर। अब देखो तुम्हें याद होगा प्रेरणिक प्रभाव को भी हमने दो भागों में विभाजित करा था। किस किस में करा था, +I प्रभाव, -I प्रभाव। यहां पर हमने मेसोमेरिक प्रभाव को भी दो भागों में डिवाइड करा, किसमें, -m प्रभाव और +m प्रभाव। ठीक है, तो ये +I और -I का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए और +m और -m का ऑर्डर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर तुम्हें अच्छे से याद रहा तो आगे जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें एक दो चीजें, एक दो पॉइंट और लिखने के हैं, वो लिख लो। इसमें नोट 1 लिख सकते हैं, नोट फर्स्ट में लिखेंगे, लिखें, यदि किसी बेंजीन रिंग पर +m इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जुड़े हो तो वह बेंजीन रिंग की ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं एक समान रूप से, लेकिन मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, यदि बेंजीन वाले से कोई +m इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा है तो +m वाले का बता दो, कोई भी है ग्रुप, ये लिखा NH2, तो NH2 में N के पास लोन पेयर है तो ये क्या शो करेगा, +m इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा, +m इफेक्ट ये शो करेगा। तो क्या करेगा बताइए, अनुनाद होगा, संरचना क्या बनेगी, NH2 बनेगी संरचना। यहाँ पर पार्शियल पाई बॉन्ड, यहाँ पर पार्शियल पाई बॉन्ड, चार्जेस बताइए क्या आएगा, इस पे चार्ज डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव। तो हमने क्या बोला था कि बेंजीन वाले पर अगर कोई +m इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। बढ़ाने का मतलब चार्ज नेगेटिव आ जाता है, और जितना डेंसिटी ऑर्थो पे बढ़ेगी उतनी ही डेंसिटी पैरा पर भी बढ़ेगी। क्यों, इसकी दूरी यहां से कम, यहां से ज्यादा,
लेकिन जितना चार्ज यहां पर आ रहा है उतना ही चार्ज यहां पर भी होगा, मतलब अनुनाद दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बेंजीन वलय से NO2 ग्रुप जुड़ जाए, अब बताइए NO2 ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा। इसका इफेक्ट अभी बताया था, -M होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, तो ये होगा NO पार्शियल पाई बॉन्ड, ये भी पार्शियल पाई, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस नेगेटिव, यहाँ चार्जेस नेगेटिव, यहाँ ऑर्थो और पैरा के चार्जेस पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। देखो, तो अगर बेंजीन रिंग पर -M इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हो तो क्या करेगा, वो एकदम खींचेगा तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो कहां पे कम करेगा, वही ऑर्थो पे और पैरा पर एक समान रूप से। इट मींस डेंसिटी बढ़ेगी तो भी ऑर्थो पैरा पर, घटेगी तो भी ऑर्थो पैरा पर, एक समान रूप से। लेकिन मेटा पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो एक तो नोट ये हुआ। दूसरा नोट क्या है, नोट नंबर सेकंड क्या है, यदि किसी अणु में M इफेक्ट तथा I इफेक्ट एक साथ हो रहे हो तो M इफेक्ट अधिक प्रभावी होता है I इफेक्ट की तुलना में, लेकिन हेलोजनों में यह क्रम विपरीत होता है, ठीक है। एक बार फिर से कह रहा हूं, लिखो, यदि किसी अणु में M इफेक्ट तथा I इफेक्ट एक साथ हो रहे हो तो M इफेक्ट अधिक प्रभावी होता है I इफेक्ट की तुलना में, लेकिन हेलोजनों में यह क्रम उल्टा होता है। अब इसको समझो क्या मतलब हुआ। देखो, ये बेंजीन वलय या साइक्लोहेक्सेन से हमने जोड़ा OH। मुझे बताना है कि इस अणु में कौन सा इफेक्ट होगा। तो देखो, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो OH का इफेक्ट क्या हुआ, माइनस आई। लेकिन इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रेजोनेंस, कोई पाई बॉन्ड वगैरह है ही नहीं, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बनाया, यहाँ पे लिखा OH, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोल, तो साइक्लोहेक्सेनोल में कौन सा प्रभाव होगा, -I प्रभाव। अब हम क्या करें, बेंजीन लगा दिया। अब बेंजीन लगाते ही देखो OH के कौन कौन से इफेक्ट होंगे। देखो, O के पास लोन पेयर है, तो देखो यहां पर क्या होगा, O का लोन पेयर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ये दे तो रहा है, लेकिन कब दे रहा है, संयुग्मन में। तो ये OH का कौन सा प्रभाव शो करता है, यह OH का +M प्रभाव शो करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे ही तरफ देखो, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इस कार्बन से ज्यादा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। तो साथ में खींचने का मतलब कौन सा प्रभाव, -I प्रभाव। अब देखो, +M का मतलब तो मेसोमेरिक प्रभाव देने वाला, -I का मतलब ट्रेंडिंग प्रभाव खींचने वाला। दोनों इफेक्ट एक साथ एक मॉलिक्यूल में लग रहे हैं, तो एक का नेचर तो प्लस देने वाला, एक का नेचर माइनस खींचने वाला। अब हमको बताना पड़ेगा कौन सा इफेक्ट ज्यादा अधिक प्रभावी होगा। तो याद रखो, +M इफेक्ट अधिक प्रभावी होता है। क्यों, क्योंकि I इफेक्ट का मतलब तो क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, टाइटली बॉन्डेड, दृढ़ रूप से बंधे रहते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में विस्थापन बहुत ही आंशिक होता है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, पूरा का पूरा लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर विस्थापन ज्यादा होगा। इसलिए +M इफेक्ट इसके -M से ज्यादा होता है, याद रखना। लेकिन हेलोजनों में यह क्रम उल्टा होता है। कैसे, जैसे ये मैंने एक हेलोजन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, ये लिखा साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे लिखा फ्लोरीन। अब देखो, फ्लोरीन अगर लिखा है तो
फ्लोरीन का बताइए कौन सा प्रभाव होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो फ्लोरीन का प्रभाव कौन सा, सिर्फ और सिर्फ -I। लेकिन इसी एग्जाम्पल में हम फ्लोरीन को लिख दें और साथ में बेंजीन भी बना दें। अब बताइए फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर है तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कौन सा प्रभाव, -I तो होगा, लेकिन लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो रही है, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट, तो साथ ही साथ +M भी हो रहा है, तो यहां पर भी फ्लोरीन का +M भी और -I भी। अब बात यह कि कौन अधिक प्रभावी, तो याद रखेंगे हैलोजन के केस में इनका -I इफेक्ट अधिक प्रभावी होता है, ये याद रखना। क्यों? बिकॉज हैलोजनों की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इनकी खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, देने की प्रवृत्ति कम होती है, तो ये याद रखो, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो देखो निम्नलिखित यौगिकों को उनके बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तुम्हें कंपाउंड दे रखा है, यहां पे पहला कंपाउंड दे रखा है O- फिनॉक्साइड से एनिलीन, उससे कम दे रखा, उससे और दे रखा है फिनॉल के बाद में फिर दे रखा है यहाँ पर हमने ले लिया फ्लोरीन, और एक हमने यहाँ पर ले लिया कौन सा, NO2 नाइट्रोबेंजीन। इसमें बताना है कि इन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसका इफेक्ट कौन सा, +M, क्यों, लोन पेयर है, N के पास लोन पेयर +M, O के पास लोन पेयर +M, F के पास लोन पेयर +M भी होगा और साथ में -I भी होगा, NO2 का -M। तो बताइए बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा +M किसका, इसका +M सबसे ज्यादा होगा। तो इस केस में चूंकि O पर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा इसमें NH2 में और OH में किसका +M इफेक्ट ज्यादा होगा, NH2 का, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, इसका ज्यादा आंसर होगा ये। और OH में और F में बताओ, तो F में तो इनका -I इफेक्ट, -I का मतलब फ्लोरीन ओवरऑल देने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, जबकि OH तो +M शो करेगा, तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसमें ज्यादा होगा। अब इन दोनों में देखो, फ्लोरीन का हमने -I लिया, जबकि NO2 का इफेक्ट क्या होता है, -M, तो ओवरऑल फ्लोरीन खींचने वाला, नाइट्रो भी खींचने वाला। अब कौन ज्यादा खींचेगा, तो नाइट्रो ज्यादा खींचेगा, क्यों, बिकॉज नाइट्रो का -M इफेक्ट ज्यादा है, तो ज्यादा खींचेगा तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो ज्यादा किसके पास रहेगी, इसके पास, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये क्रम रहेगा इलेक्ट्रॉन घनत्व का, सबसे ज्यादा यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में, उससे कम एनिलीन, उससे कम फिनॉल, उससे कम फ्लोरोबेंजीन और उससे कम नाइट्रोबेंजीन, ये याद रखना। अच्छा एक और इसमें है, वो याद रखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये दे रखा है फ्लोरोबेंजीन और एक दे रखा है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और एक दे रखा है फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन
और एक दे रखा है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। समझना, अगर साइक्लोहेक्सेन पर फ्लोरीन और क्लोरीन है तो इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, दोनों का माइनस है। किसका माइनस है ज्यादा होगा, याद रखना। इस केस में फ्लोरीन का माइनस है क्लोरीन से ज्यादा होगा, मतलब इसकी खींचने की ताकत क्लोरीन से ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है, और फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से तो ज्यादा ही होता है, तो खींचने की ताकत किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। लेकिन अगर बेंजीन है तो याद रखना क्लोरीन की खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन से ज्यादा होती है कॉन्जुगेशन में, ये याद रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम साथ में माइनस आई, इसका भी प्लस एम और साथ में माइनस आई। तो याद रखो फ्लोरीन का जो प्लस एम इफेक्ट है वो क्लोरीन के प्लस एम इफेक्ट से तो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि फ्लोरीन का लोन पेयर किस कक्षक में होता है, 2p में, जबकि क्लोरीन का लोन पेयर 3p में। तो इसके प्लस एम होने के कारण, ज्यादा होने के कारण इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाता है। तो ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हो जाएगा, क्लोरीन का। तो याद रखना अगर कॉन्जुगेशन नहीं दे रखा हो तो फ्लोरीन की खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, और अगर बेंजीन दे रखा हो तो ओवरऑल क्लोरीन एटम की खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी फ्लोरीन की तुलना में। तो बताइए दोनों में से बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व किसमें ज्यादा होगा, फिर तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्योंकि खींचने की ताकत क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये बेंजीन पर घनत्व को कम कर देगा। तो ज्यादा घनत्व किस पर रहेगा, बेंजीन, इस पर फ्लोरोबेंजीन पर रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो चलो ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस की, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो इसके बाद अब वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।